नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा का जो अंतिम चरण है वो आपके सामने आ चुका है। आज आयोग ने आधिकारिक रूप से ये घोषित कर दिया है कि 11 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा और अब ये तिथि अपरिवर्तनीय है। किसी विशेष अपरिहार्य स्थिति में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो बात अलग है, नहीं तो अब कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें इसमें कोई परिवर्तन हो सके। और काफ़ी विलम्ब भी हुआ, लगातार 2022 से 2023 अब 2024 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस खबर के आने के बाद, इस आधिकारिक विज्ञप्ति के आने के बाद आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल अब उठ रहे होंगे। और आज जो ये वीडियो है इसमें मैं कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें अभी अगले 2 महीने के क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हालांकि आज वाला जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक वीडियो नहीं है, कुछ सावधानियाँ और कुछ प्राथमिकताओं के बात करेंगे। बाकी 1-2 दिन में संभवतः संडे को एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या हम लोग को जो है स्पेशली जो है अब 2 महीने की रणनीति के हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चूँकि अब डेट फिक्स हो गई है और एक जो है न्यूज़ आप लोग बहुत कायदे से आप लोगों ने पढ़ी होगी, काफ़ी कुछ प्रचारित भी हुई, सभी पेपरों में भी निकला कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये फॉर्म अप्लाई किया है। 10 लाख से ज़्यादा जो है लोगों ने समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा के लिए भरा है। 411 पद थे, 10 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया है और ऐसा देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा आवेदन हो गए। मैंने पहले भी जब मैंने स्टडी वाला वीडियो बनाया था तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि इस बार इतने फॉर्म पड़ेंगे कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि समीक्षा अधिकारी की पोस्टें ज़्यादा हैं और समीक्षा अधिकारी में केवल और केवल सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए था। तो सिंपल ग्रेजुएशन की वजह से जो लोग समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सिलेबस के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं, बस उन्होंने केवल किसी से सुना और जो है एक अंदाज में कि चलिए भर देते हैं, देखा जाएगा, आगे पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कम से कम फॉर्म तो अप्लाई कर ही देते हैं क्योंकि इसमें केवल ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो अगर एक्चुअल में कंपटीशन देखा जाए तो ये जो 10.5 लाख या 11.25 लाख फॉर्म हैं, ये केवल एक ऐसी फिगर है जो मतलब अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये तो एक रिकॉर्ड हो गया। आयोग की पहली एक ऐसी ये परीक्षा है जिसमें आयोग में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। अप्लाई करने या अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता में सभी को डालता है कि आखिर क्या वजह थी जो है कि इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े। तो इसमें 2-3 वजह क्लियर है। एक तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, क्योंकि अब पहले ये जो है जो एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का जो पद है इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। खासकर जो लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते थे वो समीक्षा अधिकारी को जो है बहुत ही अलग नज़रिए से देखते थे। वो सोचते थे कि ये नौकरी जो है कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं है। लेकिन चूँकि अब इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और ऑनलाइन माध्यमों पर जो है लोगों को जानकारी हुई, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ही लोग जानकारी पाते हैं, इसी कारण जो है फॉर्म निश्चित रूप से ज़्यादा पड़े हैं और कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन कंपटीशन जो हमेशा रहता था उतना ही रहेगा, यानी जो एक्चुअल कंपटीशन है, जो वास्तविक प्रतियोगिता है वो उतनी रहेगी। कहने को 11 लाख के लगभग यानी 10.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रतियोगिता मात्र जो है 3-4 लाख लोगों के बीच में है और उसमें से भी जो बहुत सीरियस हैं वो उनसे भी कम है। क्योंकि 5 लाख तो आप ऐसे कैंडिडेट्स को मान लीजिए जो बहुत ही क्यूरियोसिटी के कारण जो है जिन्होंने फॉर्म भर दिया। आप एक आंकड़ा और देख रहे होंगे कि ओटीआर जो स्पेशली आरओ के लिए किया गया था वो आंकड़ा 11.5 लाख से ऊपर था, लेकिन फाइनली उन लोगों ने फॉर्म जो है सबमिट नहीं किया या फीस नहीं जमा की, तो इस तरह से उनका फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ। तो 1 लाख लोग तो वहीं से छट गए थे। बाकी 4-5 लाख लोग ऐसे हैं जो केवल एक औपचारिकता बस इस एग्ज़ाम को ले रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने कभी सुन लिया समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्तर रहता था वही रहेगा।
कुछ लोगों ने लक्ष्य के बारे में पूछा था कि हमको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के पद ज़्यादा हैं और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है हिंदी में 55 प्लस, जो मेरा एक तरह से नारा है, स्लोगन है, उसके बारे में सोचना चाहिए, और 85 प्लस आपको जीएस में सोचना चाहिए। तो इस तरह से कम आप मान लीजिए कि 135 के पार जाना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। तो 135 के पार जो है जाने के लिए तैयारी करके शुरू रखिए अपनी जो है। अब बात आती है कि कुछ जो है एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से जो हमको टारगेट्स बनाने चाहिए। तो एग्ज़ाम की डेट 11 फरवरी डिसाइड हो गई है। पहली चीज़ तो जो लोग जॉब में हैं, एक्टिव सर्विस में हैं, वो लोग चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, सबके सामने समस्या ये है कि उन्होंने अभी तक जो है जो पढ़ाई की है वो जॉब के साथ में ही पढ़ाई की, यानी उसको ये कह सकते हैं कि हाफ हार्टेड पढ़ाई की है उन्होंने। जितना समय मिला उतना पढ़ा, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि आपको अगला 2 महीना जो है ये डिसाइड करेगा कि आप जो है आपकी तैयारी किस ओर जा रही है। तो सभी के साथ ज़रूरी नहीं कि ऐसा संभव हो कि वो पूरी छुट्टी ले पाएँ, लेकिन जो लोग सक्षम हैं या जिनके विभाग में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और थोड़ा बहुत एफ़र्ट करके छुट्टी मिल सकती है, तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी प्रकार की छुट्टी जो भी मिल जाए आपको, उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप अभी तुरंत भी नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर से तो आपको छुट्टी पे आगे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि तब आप जो है, जो इधर आपका नुकसान हुआ है, जो आपने पढ़ाई के घंटे कम किए थे, उधर आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा जितना भी कैपेसिटी हो पढ़ के जो है खींच सकते हैं सिलेबस को। क्योंकि देखिए, पाठ्यक्रम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये छुट्टी वाली बात हो गई, और दूसरी चीज़ है, जिन लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से जो है ये पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, उन लोगों को लगता है कि मेरा पाठ्यक्रम 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरा उनको यही सलाह है कि अब पाठ्यक्रम कंप्लीट करने के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी गँवा देंगे। हालाँकि हम बहुत डिटेल में इस पे बात करने वाले हैं एक वीडियो में, जल्दी ही 2-3 दिन में वीडियो आएगा। और आप लोग के जो भी क्वेश्चन हों, जो आप चाहते हो जिनका आंसर मैं उस आने वाले वीडियो में दूँ, उनको ज़रूर आप जो है इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, जिससे मैं प्रिपेयर्ड तरीके से उनका जवाब भी आपको दे सकूं जो है। तो मैंने जैसे पहले हमेशा कहा कि चूँकि सिलेबस होता है 100% और आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए 60 से 65% नंबर ही लाने होते हैं। मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम है आपका, तो आपको 130-135 पे आप जो है प्री निकल जाएंगे, आपको पता है। तो जब 100% पर आपको जो है पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस के पीछे भी पागलों की तरह दौड़ना, पूरी बिल्कुल परेशान हो जाना कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, उसके कारण एंजाइटी आपके अंदर होना, ये चीज़ उचित नहीं है। तो मेरी यही सलाह है कि ठीक है, आपने अभी तक जो पढ़ा है उतना कवर कर लिया है, वो ठीक है। अब जो है जो आपने पढ़ा है बस उसको खूब अच्छे से रिवाइज़ करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, 2 से 3, 3 से 4 बार उसको रिवाइज़ करिए। और अब समय है सही टेस्ट सीरीज़ लगाने का। डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। किसी को कोर्स में इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा एक वीडियो है 100 टॉपिक वाला, जिसमें 4 महीने की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, आज भी वो वाइबल है। अगर आप वो 100 टॉपिक अभी भी कवर कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स तो आपका निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप हताश हो रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप फेल ना हो जाएं, ये सब बातें, शंका आती रहती हैं सभी विद्यार्थियों के मन में। तो कम से कम वो 100 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। मैं कह रहा था कि जब 100% आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं लाने हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है, 60%, 65% आपका जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो 100% सिलेबस को कवर करने की जो अंधी दौड़ है उसको भी छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100% तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि सामान्य अध्ययन
के आगे बस सामान्य शब्द लगा हुआ है। सामान्य अध्ययन सामान्य नहीं होता है। सामान्य अध्ययन को हम असामान्य अध्ययन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं पर सिलेबस में आयोग ने सिलेबस में बस टॉपिक्स लिख दिए हैं, लेकिन उसकी डेप्थ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। मतलब उसका एक छोर किधर है, दूसरा छोर किधर है, इन सब बारे में कोई बात जो है कहीं पर नहीं की गई है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 100% सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो आपने अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए। जो आपका छूट गया है, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन ऐसी चीज़ें मत पढ़िए जिसको आप अब रिवाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है या हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं और कहीं ऐसा होता है कि अब आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो जितना आपने पढ़ा, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने 60% पढ़ा है, 70% सिलेबस पढ़ा है, 50% पढ़ा है, तो आप जो है, क्योंकि ये तो एक खुला रिस्क है, आप उसी पर जो है रिस्क लेकर, कोई बात नहीं, जैसा भी है उसको वैसा ही बार बार रिवाइज करिए। अब गेम चेंजर क्या है? यहाँ 2-3 चीज़ें गेम चेंजर। एक तो हिंदी की अगर आपके पास डिकोड एग्ज़ाम की किताब नहीं है तो अभी भी समय है, डिकोड एग्ज़ाम की किताब मंगा लीजिए। बहुत सारे प्रकाशन की किताब हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी किताब सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी किताब में एक ख़ास बात ये है कि आपको जो कई सारी किताबें हैं उनको अलग अलग ना पढ़ के केवल एक हमारी किताब पढ़ने से ही आपका जो है हिंदी वाला जो 55+ का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि जितने भी अन्य राइटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर हरदेव बारी, डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर वासुदेव नंदन, तो ठीक है, ये इन्होंने सामान्य हिंदी की किताबें लिखी हैं और मानक पुस्तकें हैं। आयोग के अनुसार जो है आयोग इनको जो है तवज्जो देता है। आयोग जो है इनकी जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो है एज ए एविडेंस स्वीकार करता है। लेकिन समस्या क्या है, इन किताबों में आप देखेंगे तत्सम तद्भव किसी में 2 पन्ने में दिया है, किसी में जो है विशेष विशेषण तो ऐसा लोगों ने गायब किया है कि कहीं कहीं किसी किसी किताब में विशेष विशेषण है ही नहीं। विशेषण के प्रकार बता दिए, विशेषण की विशेषताएं बता दी, वो सब चीज़ें बता दिए, प्राविशेषण बता दिया, लेकिन विशेष विशेषण जैसा जो है कोई चैप्टर कुछ किताबों में है ही नहीं, जो बहुत ही मानक पुस्तकें हैं। क्योंकि ये बहुत ही जो है केवल आरओ के लिए स्पेसिफाइड जो है वो टॉपिक है। तो इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास अभी भी डिकोड एग्ज़ाम की किताब नहीं है तो अभी भी समय है, आपके सब शहरों में अवेलेबल है, बाकी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए। और टारगेट रखिए कि इस किताब को पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक एग्ज़ाम के पहले 4 बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ में घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन, जो भी किताब आपके पास हो, उससे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हिंदी के वो कर लेने हैं। उतने से ही जो है आपका हिंदी का 55+ का जो है जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा और बहुत ही कॉन्फिडेंस अचीव होगा। वहाँ नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आजमाई हुई जो है ये किताब है और पिछले 3-4 पेपरों में हमने हर बार देखा है। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 59 क्वेश्चंस जो है आए थे हमारी किताब से। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। हिंदी जो है एक तरह से कहें तो गेम चेंजर है, क्योंकि जो आपको सामान्य अध्ययन में नुकसान होने की संभावना है, जो आपको लगता है कि सामान्य अध्ययन में हम 100% नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो उधर की जो नुकसान है, उधर की जो कमी है, उसको जो है पूरा करने का काम जो है कौन करने वाला है? सामान्य हिंदी करने वाली है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखिए। आपने कितना भी तैयार कर रखा हो, लेकिन उसका रिवीजन मत छोड़िएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि आपने हमारी किताब 4 बार पढ़ रखी, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर पढ़िए। आप ये मान के चलिए कि आपको 60 में 60 लाने हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए और ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स, चूंकि अब एग्ज़ाम कहाँ गया? फरवरी में गया। 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, यानी आपको 31 दिसंबर तक का जो है करंट अफेयर 2023 का पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, मतलब क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है, ये सबसे बड़ी बात एक आती है। तो करंट अफेयर्स में जो पहली चीज़ है कि कहाँ से शुरू करना है।
देखिए वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 आप जनवरी से 31 आप दिसंबर तक जो है पढ़िए, यानी पूरा 1 साल कवर करिए। और सैद्धांतिक रूप से ये बात जो है सही है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अगर हम देखें जो पिछला विश्लेषण है आयोग का, तो हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। अगर हम परसेंटेज में बात करें, मान लीजिए 100% करंट अफेयर्स की बात हम करते हैं, तो ये मान लीजिए कि 70% करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 महीने से आएगा, और बचा हुआ 40% में से जो 20% 30% है वो उसके पीछे 3 महीने से आएंगे, और बचा हुआ जो अब जो है 10% है वो जो है अंतिम 3 महीने से आएगा। यानी जनवरी से मार्च में से 10% आएगा, अप्रैल से लेके और जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने में से 30% आएगा। फिर शुरू करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई से दिसंबर तक ये जो है पूरा आपका 60% आएगा। इस तरह से 60% का ये डिवीज़न है। अब पुराने में कितना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अब जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में अगर हम देखें तो केवल 10% आना, तो हमको क्या पढ़ना है वहाँ से। देखिए वहाँ पर जो है आया था आर्थिक समीक्षा आई थी, बजट आया था, और जो है उसके अलावा कुछ जो रिपोर्ट्स आई हों जो अब तक चेंज ना हुई हों, कुछ सूचकांक जो आए थे जो अब तक चेंज ना हुए हों, यानी जिन करंट अफेयर्स को अभी जो है प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई सैन्य अभ्यास हुआ था, कोई सूचकांक आया था, कोई रिपोर्ट आई थी जो है चाहे WHO की हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड, चाहे जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे सैन्य क्षेत्र से रिलेटेड, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, ऐसा करंट अफेयर्स जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है और जो लगभग स्टैटिक हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि पहला सोलर गांव कब स्थापित हुआ या कहाँ स्थापित हुआ, ये काम मान लीजिए हमने कहते हैं फरवरी में हुआ था। तो इस तरह का जो करंट अफेयर्स है ये स्टैटिक करंट अफेयर्स कहलाता है। ये बदलने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ पहला प्रथम शब्द इत्यादि जुड़ जाएगा ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है हमको, ये वाला जो करंट अफेयर्स है जो इस तरह का है जिसकी बदले जाने की संभावना इस दिसंबर तक बिल्कुल नहीं है किसी भी स्थिति में, या पहला शब्द जुड़ा था तो अब एक तरह से GK बन गया है, GS बन गया है। तो ये वाला करंट अफेयर्स आपको शुरू से अब तक पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा, बजट, इनसे क्वेश्चन मस्ट है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। वन स्थिति रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट, मैंने ये सब चर्चा जो है जो 100 टॉपिक वाला जो टैकल किया था उसमें किया था, जो मतलब इस तरह की बड़ी रिपोर्ट होती है, जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है आया था, इस तरह से और भी जो है कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो इन सभी को जो है सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कोई रिपोर्ट होती है, SDG सूचकांक, तो ये सब अगर जो है चेंज नहीं हुई हैं, यानी इनको अभी तक किसी दूसरी नई रिपोर्ट ने प्रतिस्थापित नहीं किया है, तो ये जो है वहाँ से पीछे से आप कवर कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी से जून तक जो आपको पढ़ना है वो केवल जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स हैं जिनको हम मेन करंट अफेयर्स कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। जैसे मान लीजिए कोई सम्मेलन हुआ था, जैसे कोई भी सम्मेलन आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन कहीं पर हुआ था, तो उसका वेन्यू याद कर लीजिए, उसकी तिथि याद कर लीजिए, अगर उससे संबंधित कोई स्लोगन है, कोई थीम है तो वो याद कर लीजिए। अब उसमें कौन आया था, किसने उद्घाटन किया था, कितने देशों के लोगों ने प्रतिभाग किया था, और उसमें अध्यक्ष कौन था, या और से कौन सा पदाधिकारी कौन सा था, अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो उतना डीप जो है उतने पुराने से पूछे जाने की संभावना नहीं है। हालांकि हम किसी चीज़ को बिल्कुल 100% डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुभव है अभी तक का जो एग्ज़ाम्स का, वो यही कहता है कि बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता में जो है केवल इतना ध्यान रखिए कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करिए। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स जो है अभी थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा। दिसंबर में जो है 8-10 दिसंबर तक अभी और रुक जाइएगा। क्या होगा, RO के लिए स्पेशली जो है कई सारे वार्षिकांक आने लगेंगे।
वार्षिकांक में जो है कई सारे, जैसे घटना चक्र है, घटना चार है, क्रॉनिकल है, बाकी और भी बहुत सारी जो है दृष्टि की पत्रिका है, और आँख वाली दृष्टि है, कई जो है चीज़ें आ जाती हैं, लक्ष्य आ जाती है। तो इनमें क्या है, जो पुराने करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से वही चीज़ें वो लोग रखते हैं जो बदलने वाली नहीं होती हैं या अभी तक नहीं बदली हैं। जैसे मान लीजिए अब जनवरी में आपने रेपो रेट पढ़ा हो, आरबीआई ने जारी किया हो, या वर्ल्ड बैंक ने जनवरी या मार्च में जो है भारत की जीडीपी का जो है अनुमान जारी किया हो, तो वो अब नहीं कंसीडर हुआ। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने पर आर्थिक डेटा इस तरह का जो क्वार्टर से रिलेटेड होता है या छमाही होता है वो चेंज होता रहता है, तो उसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो है चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बदली हैं या 31 दिसंबर तक जिनके बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसे करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पुराने में से कवर करना है। फिर जून के बाद का इधर का फेज आता है करंट अफेयर्स का, इधर वाला आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जैसे जैसे आप इधर आएंगे, मतलब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला जो 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें तो अगर आप मासिक पत्रिका जो ले रहे थे, मान लीजिए क्रॉनिकल ले रहे थे पतली वाली, तो मासिक पत्रिका से ही अच्छे से पढ़िए। इसमें कितना भी डीप क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते कि केवल सुपरफिशियल वाला करंट अफेयर्स आएगा, यहाँ से किसी भी तरह का डीप क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो लास्ट के 3 महीना, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना पूरा जितना डेप्थ से पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। उसके 3 महीना पहले वाला थोड़ा मतलब सिंसियरली पढ़िए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसने की ज़रूरत है। और उसके 6 महीना यानी जनवरी से जून 2023 जो है, उसमें केवल उतना ही पढ़िए जो करंट अफेयर्स जो है अभी तक प्रतिस्थापित नहीं हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ है, या उसका कोई नया जो है डेटा नहीं आया है। इसके अलावा आर्थिकी का डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप लोग जानते हैं कि आर्थिकी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्थिकी में जो है फसलों के उत्पादन भंडारण का डेटा, खनिज का, फिर विश्व व्यापार का, भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा, भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में रैंकिंग क्या है, फिर एशियान देशों में अलग स्थिति होगी, बिम्स्टेक में अलग होगी, ब्रिक्स में अलग होगी, G20 में अलग होगी, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में। उसके अलावा बहुत सारे अनुमान अभी आएंगे, और वो अनुमान आएंगे दिसंबर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जो ये क्वार्टर जो चल रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम, तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो तिमाही चल रहा है, इसका जो फाइनल डेटा है वो जनवरी में आएगा, 15 जनवरी के आसपास। तो ये जो अनुमान वाली चीज़ें हैं वो जनवरी में टाल दीजिएगा, जनवरी में उसको जो है कंप्लीट करिएगा। हालांकि अभी जो मैगजीन्स में दिया उसको पढ़ लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर जनवरी में चेंज होता है डेटा तो उसको जो है वहाँ पर अपना अपडेशन कर लीजिएगा। बाकी खनिज और कृषि और पूरी आर्थिकी मैं स्वयं इस चैनल पर जल्दी ही, मतलब 15 से 20 तारीख के बीच में इसी महीने कंप्लीट करा दूंगा। यूपी का करंट अफेयर्स एक बार जो है रैंडमली पूरे साल का जो है कंप्लीट करा दूंगा, यूपी के आर्थिकी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा। उसके अलावा यूपी की जो है योजनाएं, जो जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो ना भी पढ़ें, जब मैं जो करा दूंगा तो करा दूंगा, उससे आपका जो है हो जाएगा। उसके अलावा चैनल पर बहुत ही विधिवत तरीके से टॉपिक वाइज पूरे साल का करंट अफेयर्स बहुत जल्द ही जो है रिवीजन शुरू किया जाएगा। संभवतः 1 हफ्ते बाद से जो है ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों को ये चिंता है कि उन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। केवल और केवल आपको हमारे चैनल से ही इतना मटेरियल मिल जाएगा कि जो है आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हालांकि बुक्स वगैरह की हेल्प लीजिए, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए, लेकिन जो चैनल पर सीरीज शुरू होगी करंट अफेयर्स रिवीजन की, उस पर ज़रूर निगाह बना के रखिएगा और उसमें कोशिश करिएगा कि कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो सामान्य हिंदी, दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, हिंदी कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब सामान्य अध्ययन की बात आती है। सामान्य अध्ययन में फिर मैं वही कहूँगा, जो मैंने 100 टॉपिक बताए थे, आप वो 100 टॉपिक ईमानदारी से कवर कर लीजिए। वीडियो ढूंढ लीजिएगा, जो लोग नए हैं इसी चैनल पर है, उसमें उसके जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ 4 महीने की स्ट्रेटजी के बारे में और 100 अति महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हुआ है जिनको पढ़ने से प्री नहीं रुकेगा। तो उस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की है, लगभग 2 लाख लोग उसको अब तक देख भी चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा, और आप बिल्कुल नए नहीं हैं तो आपने उसको देखा होगा। उन 100 टॉपिक्स को चाहे सब कुछ छोड़ दीजिए, चाहे सब कुछ छोड़ दीजिए, उन 100 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर डालिए। और आप बहुत ज़्यादा नए पढ़ने के फेवर में जो है मत रहिए कि बहुत ज़्यादा नया पढ़ लेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं मध्यकालीन भारत में हमारा पूरा मध्यकालीन भारत छूट गया है, तो अगर छूट गया है तो छूट जाने दीजिए। आपने अगर प्राचीन और आधुनिक और इधर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वाला पूरा कवर कर रखा है, तो मध्यकालीन में केवल घटना चक्र या किसी अन्य किताब से PQI लगा लीजिए। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली चीज़ मैं बता दूं, कोई संजीवनी बूटी नहीं है कि उसके बिना जो है आपकी नैया डूब जाएगी या वो पढ़े बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग बार बार जोर देते हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी देखा होगा, उसका क्या महत्व है वो आपको समझना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हमको आयोग का जो तरीका है वो समझ में आता है। जैसे आप अगर रैंडमली कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको एक अनुमान ये लग जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं आयोग इनमें से कैसे क्वेश्चन निकाल के लाता है। तो ये हमको अंदाज़ा लग जाता है कि हमको कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई में उतरना है, या किन फैक्ट्स को हमको, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो विद्रोह बिल्कुल पेट जो है टॉपिक है आयोग का। विद्रोह से क्वेश्चन आने ही आने, चाहे PCS में चाहे RO में आए, मतलब हर परीक्षा में आते हैं। किसान आंदोलन है, कृषक आंदोलन हो गया, फिर घटनाओं का कालानुक्रम हो गया। उधर ज्योग्राफी में जाएंगे तो आप द्वीप का क्रम हो गया, या कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है या नहीं है, इस सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं या नहीं हैं। तो ये सब जो है कुछ खास तरह के जो है मैच मेकिंग में है, चाहे ऑड वन आउट में है, कुछ खास तरह का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं है। 15 से 20% क्वेश्चन, 25% तक जो है आज भी, चाहे करंट अफेयर से डायरेक्ट आएँ चाहे इनडायरेक्ट आएँ, उस पर बेस्ड आएँ, उस तरीके से ही पूछ के आएँ, लेकिन अभी भी आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने छोड़ के जो है आप केवल अगर समीक्षा अधिकारी वाले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो समीक्षा अधिकारी की चाहे घटना चक्र वाली बुक आती है चाहे यूथ वाली, दोनों ही बुक ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले तो ये एक राउंड में कर लीजिए। बाकी इस साल, एक साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आयोग के हुए हो, चाहे छत्तीसगढ़ PCS हुआ हो, चाहे BPSC हुआ हो, चाहे कहीं का भी PCS हो, कहीं का भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे TT हुआ हो, चाहे PT हुआ हो, आप प्रयास करिए कि अगर आपके पास उपलब्धता है तो सभी का एक बार जो है अध्ययन कर लीजिए, सारे पेपर लगा लीजिए। क्योंकि ये भी एक काफ़ी अभी ट्रेंड देखा गया है कि अभी हाल ही में जो पेपर होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आयोग कभी कभी उठा लेता है। यहाँ तक कि SSC के पेपर से भी क्वेश्चन आए हैं पहले सालों में, उसी ईयर में 3 महीने पहले हुए, 4 महीने पहले हुए। IAS में आया हुआ क्वेश्चन आयोग ने जो है दे दिया है। तो मतलब इसका महत्व है। तो इस साल जो पेपर हुए हैं जनवरी से लेके अब तक, जहाँ भी जितना भी मिल जाए, अब मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि अब आप रात दिन एक करके केवल वही ढूंढने में लग जाएं। उसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप YouTube पे भी डालेंगे तो किसी न किसी ने सॉल्व करा ही रखा है, आपको मिल जाएगा। तो उसको आप जो है मंगा लीजिए, अच्छे से ले लीजिए, अगर कहीं मिल रहा है प्रिंटेड मिल रहा है। बाकी मैगजीन्स में भी बीच बीच में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप क्रॉनिकल खरीदते हैं तो क्रॉनिकल में या प्रतियोगिता दर्पण में
कोई ना कोई पेपर आता रहता है, एनडीए सीडीएस तक के भी पेपर आते रहते हैं, उनको एक नज़र देख लीजिए, क्या बुराई है। सामान्य अध्ययन के जो आपके मतलब के क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, बीपीएससी का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, कहीं का भी जो है जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, खासकर लोक सेवा आयोग के स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको देख लीजिए, तो उससे जो है थोड़ा सा सरलता हो जाएगी। बाकी 10 साल का अगर आप पूरी घटना चक्र नहीं भी लगाना चाहते हैं, ऐसे घटना चक्र भी अब तो एक तरह से ग्रंथ हो गई है ना, इतनी मोटी हो गई है, धीरे धीरे क्वेश्चंस उसमें आके 92-93 से क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। तो अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो भी जो है आप पिछले 10 सालों में, ये मान लीजिए कि 2010 के बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उतने ही छांट के जो है टिक लगा के देखते जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट बनाना चाहें शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे आखिरी टाइम पे एक बार जो फैक्ट की भूलने की चीज़ें हैं उसको जो है देख लीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो समय आ गया है कि आपको हफ्ते में 2 फुल टेस्ट लगाना चाहिए। या तो आप जो है छोटे छोटे कोई टेस्ट आपके पास कहीं से भी अवेलेबल हो वो लगाइए, जैसे हम लोग जो अपना हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा बैच है, उसमें हम लोग जो है रिवीजन सीरीज करा रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहे हैं जो है सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग, और हमने ऐप में फुल टेस्ट भी दे रखा है। तो उस तरह से उनकी डबल तैयारी चल रही, पूरा मतलब रिवीजन चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो भी किसी भी कोचिंग के, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सोर्स लीजिएगा वो थोड़ा ऑथेंटिक हो। ऐसे नहीं कि मतलब प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ दे रखा है, गलतियां हैं तो आप जो है गलतियां ही याद कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको तैयार करिएगा। तो मैं यही कह रहा था कि हफ्ते में 2 फुल टेस्ट आपको लगाने हैं, और वो 2 फुल टेस्ट ऐसे नहीं लगाने हैं कि उसके लिए आप बिल्कुल टाइम क्लॉक सेट कीजिए। 2 घंटा या 2.5 घंटा अगर आपको सामान्य अध्ययन का टाइम वास्तव में एग्ज़ाम में जो मिलता है, आप अपने अलार्म सेट कर लीजिए। उस बीच आपको उठना भी नहीं है, पानी वानी अपना लेके बैठिए और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड मैनर में जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है वैसे एग्ज़ाम दीजिए। और ये मान के दीजिए कि निगेटिव मार्किंग का हमको जो है इफ़ेक्ट देखना है, तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान करते हुए दीजिए। और जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम में करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो हल कर रहे हैं, उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं सबसे आखिरी में तुक्के वालों के पे भी जो है आप हाथ आजमा रहे हैं, तो वो सब जो है अपना एफर्ट डाल के देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो एग्ज़ाम हॉल का जो फोबिया आपके अंदर है, जो डर है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, जिन लोगों ने पहले अभ्यास नहीं किया होता है वो क्या करते हैं, वो जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो जैसे ही पेपर आता है, वो कितना भी पढ़ के गए थे, कितना भी रिवीजन किया था, जैसे ही पेपर देखते हैं तो वो जो है एक घबराहट जो है एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम की जो फीलिंग की घबराहट होती है, उस चक्कर में बहुत सी आती हुई चीज़ें उनसे गलत हो जाती हैं। और उस कारण जो है बाद में जब निकलते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है। उनको लगता है कि मैंने इतनी बार इसको पढ़ा था, इतनी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था, इतनी बार इस टॉपिक को पढ़ा था, लेकिन अपना सर पीटने का मन करता है कि ये मुझसे कैसे इतनी भारी मिस्टेक हो गई। तो इस हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए, इस डर को ख़त्म करने के लिए, इस फोबिया को ख़त्म करने के लिए आपको हफ्ते में 2 फुल टेस्ट किसी भी संस्थान के, चाहे आप हमारा लीजिए चाहे किसी का भी लीजिए, उसको लगाइए, उसको रिवाइज करिए और उसका आकलन करिए। आकलन ये करिए कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने थे, कितने सही हुए, आपके एंशिएंट में कितने सही हुए, कितने आपकी पॉलिटी में सही हो रहे हैं, कितने करंट अफेयर्स में सही हो रहे हैं। उस आकलन से क्या फ़ायदा होगा, 1 घंटा या 2 घंटा जरूर आपका उसमें आकलन में लगेगा, लेकिन उससे आपको, अभी आपके पास 2 महीने के समय है, आपको ये पता चल जाएगा कि अभी भी मैं किन चीज़ों पर काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आपका साइंस में जो है 12 क्वेश्चन थे या 15 क्वेश्चन थे जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया, और उसमें आपने 1 या 2 सही किए, बाकी सब गलत हो गए, तो ये समझ लीजिए कि साइंस में आपको अभी रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से, अब जैसे हिंदी में है, मान लीजिए तद्भव तत्सम आपके बहुत गलत हो रहे हैं, बाकी सब चीज़ें सही हो रही हैं, तो तद्भव तत्सम को और अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से रिवाइज करिए, जो है मन लगा के पढ़िए।
तो अभी भी अपनी कमियों पर काम करके और सही तरीके से आगे बढ़ने का समय है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? डिकोड एग्ज़ाम आपके साथ हमेशा से था, हमेशा से है। करंट अफ़ेयर्स वाली टेंशन छोड़ दीजिए, करंट अफ़ेयर्स का अभी बस शुरू होने जा रहा है। और ये जो लेट करने का भी मैं स्पष्ट कारण आपको बता दूँ, दिसंबर में हमको कुछ नए डेटा की एक्सपेक्टेशंस हैं। खनिज से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आ सकता है, आर्थिकी से रिलेटेड आ सकता है, बस उस वजह से रुक रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम दिसंबर में अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दें और जनवरी में या फरवरी में जो है या दिसंबर के लास्ट में कुछ नया डेटा आ जाए। मान लीजिए जनवरी में आ गया, 15 जनवरी के बाद आ गया, या तो वो तो एग्ज़ाम में कंसीडर नहीं होगा, फिर भी हालांकि पढ़ाया तो जाएगा ही, लेकिन 31 दिसंबर तक का हमको बहुत अच्छे से कवर करना है, ये लेके चलना है करंट अफेयर्स में। तो मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। जिस स्थिर दिमाग के साथ आप पढ़ रहे थे, जहाँ भी पढ़ रहे थे, किसी तरह से अपना पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो प्रयास करिए घर में ऐसा सामंजस्य हो जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके पढ़ने के लिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरह से अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो समझा बुझा के बॉस के से अनुनय विनय करके अधिकारियों से छुट्टी ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, लीव विदाउट पेमेंट ले लीजिए, कुछ भी जो आपको मिल सके वो आप जानते होंगे बेहतर, वो ले लीजिए, क्योंकि उससे जो है आपको एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो जो 4-5 चीज़ें मैंने अभी बताई वो आप अभी से शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन में एक जो है बहुत स्पेसिफिक वीडियो जो है फिर से हम लेके आ रहे हैं कि बचे हुए 2 महीनों में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या चीज़ें इस समय बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो सबको जो है हम अच्छे से वहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आपके मन में जो भी सवाल हैं आखिरी की 2 महीने की परीक्षा की स्ट्रेटजी से संबंधित, वो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ के तभी वो वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपकी सारी जो है जो बातें हैं उनका मैं जवाब दे सकूं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।